देखो इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन कंपनी अकाउंट्स में। इसमें 3 टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं, फोरफीचर, री इशू, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, और साथ में अपन पढ़ेंगे कि जो लास्ट में फोरफीचर का बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। देखो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। जैसे सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ₹100 ईच, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन पेबल 30 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 30 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 20 ऑन फर्स्ट कॉल, पेबल 20 ऑन सेकंड कॉल, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई, टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई। अब एक शोल्डर था मिस्टर ए, एक शोल्डर था मिस्टर ए to whom 1,000 shares has been allotted, to whom 1,000 shares has been allotted, failed to pay first and second call money, उसने अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अमाउंट क्या करा, पे नहीं करा, and after second call his share is forfeited by the company, after second call his share is forfeited by the company, right? And after forfeiture of shares, these shares were reissued. These shares were reissued at ₹100 per share. At ₹100 per share. ठीक है, अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ₹100 ईच, payable 30 on application, 30 on allotment, payable 20 on first call, 20 on second call, 10,000 application receiving, एक शोल्डर है मिस्टर ए to whom 1,000 shares has been allotted, failed to pay first and second call money, and after second call his share is forfeited by the company, and these forfeited shares were reissued at ₹100 per share fully paid up। अब उनको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000, एंड एप्लीकेशन मनी इज ₹30 पर शेयर। तो एंट्री हो जाएगी यहां पे आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री करेंगे अपन का की फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को? 10,000। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 to share capital, to share capital 10,000 into 30। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी कितना है? 30 पर शेयर। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो आपका जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो सब सारे शोल्डर्स ने पे कर दिए हैं,
यानी पूरे 10,000 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का अमाउंट क्या करा, पे कर दिया। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। ठीक है, अब टोटल हमने 10,000 शेयर्स इश्यू करें। आउट ऑफ 10,000 एक शेयरहोल्डर है मिस्टर ए, टू हुम 1,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको 1,000 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए थे। फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो आउट ऑफ 10,000 1,000 शेयरहोल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या करा, पे नहीं करा। यानी जो फर्स्ट कॉल मनी है वो किससे रिसीव हुई, 9,000 शेयरहोल्डर्स से आपका फर्स्ट कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो जब आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी मिली फर्स्ट कॉल, 9,000 शेयरहोल्डर से, तो 9,000 इंटू 20, 9,000 इंटू 20। अब अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होता, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, तो ये एंट्री कैसे पास होती, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ है, 9,000 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 1,000 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 20। तो अगर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करना है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट जो रिसीव हुआ है 9,000 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या डेबिट होता है, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 इंटू 20। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे क्या की सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री पास होगी आपकी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। अब क्या हुआ, टोटल 10,000 शेयरहोल्डर्स थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर था मिस्टर ए, जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। फेल्ड टू पे द सेकेंड कॉल मनी, उसने सेकेंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो आउट ऑफ 10,000 1,000 शेयरहोल्डर्स ने सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी सेकेंड कॉल मनी जो रिसीव हुई है वो किससे रिसीव हुई है, 9,000 शेयरहोल्डर से आपका सेकेंड कॉल मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयरहोल्डर्स दे रहे हैं सेकेंड कॉल मनी, 9,000, तो 9,000 इंटू 20 टू शेयर सेकेंड कॉल कितना, 9,000 इंटू 20। और अगर कॉल से एरियर अकाउंट यहां पे अगर ओपन करते हैं अपन, अगर ये एंट्री करते हैं बाय ओपनिंग कॉल से एरियर अकाउंट, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 20
calls in arrear account debit, calls in arrear account debit 1000 into 20 to share second call, to share second call 10,000 into 20. ठीक है. अब क्या हुआ? आफ्टर फर्स्ट कॉल ए शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी. अब देखो फोरफीचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय फोरफीचर? फोरफीचर का मतलब क्या होता है? जब ड्यू डेट जाने के बाद शेयरहोल्डर आपकी कॉल का अमाउंट पे नहीं करता और बार बार नोटिस पे नोटिस दिए जाने के बाद भी अगर आपका शेयरहोल्डर आपका जो कॉल मनी वो अगर पे नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली कंपनी उसके शेयर्स को क्या करती है? फोरफिट कर लेती है. तो फोरफीचर में क्या होता है कि सामने वाले शेयरहोल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं कंपनी उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर देती है. तो जैसे शेयर कैंसिल होते हैं कंपनी की कैपिटल क्या होती है? कम हो जाती है, कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है. तो सबसे पहला काम जो फोरफीचर में होता है वो क्या होता है कि कंपनी ने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स शेयरहोल्डर को अलॉट करें उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसिल कर देती है. इससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि एट द टाइम ऑफ फोरफीचर विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड. तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर आपका शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा. ठीक है ना. और शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट. कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को हम शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं उस डेट को जो भी अमाउंट कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर से मंगवा लिया है वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है. तो जब कंपनी अपने शेयर्स को फोरफिट करती है तो फोरफीचर में क्या होगा? सामने वाले कंपनी ने सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें कंपनी उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर देगी. इससे क्या होगा? कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी. कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट. तो इस कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. और ये डेबिट किससे होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट. ठीक है ना. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए कि एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, कि जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वो किससे डेबिट होता है? तो वो डेबिट होता है किससे? कॉल्ड अप कैपिटल से. अब बात आती है इसको कॉल्ड अप कैपिटल से क्यों डेबिट करते हैं? देखो ये क्वेश्चन अभी आपने क्या करा है? इस क्वेश्चन कर रहे हैं आपने क्या करा है? अभी एप्लीकेशन मंगा लिया, एप्लीकेशन को ड्यू करा तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ 30 रुपीज से क्या हुआ? ये शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 30 रुपीज से क्रेडिट हुआ. फिर जब आपने अलॉटमेंट मंगाया तो 30 से और क्रेडिट हो गया. तो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60. फिर आपने फर्दर 20 रुपीज और मंगवा लिए तो 20 से और क्रेडिट हो गया, यानी कितना हो गया ये आपका? 80. और फिर सेकंड कॉल मंगाते समय आपने 20 रुपीज और क्रेडिट कर दिए यहाँ पे तो 20 से और क्रेडिट हो गया. तो कितना क्रेडिट हो चुका है? 100. और हर बार कितना किया है? 10,000 से. 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 20 और 10,000 इंटू 20. अब कंपनीज ए के 1,000 शेयर्स क्या कर रही है? फोरफिट कर रही है. तो यानी फोरफीचर में क्या होगा? इस ए को जो 1,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करें कंपनी इन 1,000 शेयर्स को कैंसिल कर देगी. तो इससे क्या होगा? कंपनी की शेयर कैपिटल 1,000 से कम हो जाएगी. तो ये जो 1,000 तो क्या है? शेयर्स हैं. इसका कितना अमाउंट अभी कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है? पूरा 100 रुपीज क्रेडिट हो चुका है. समझ में आ गया? 100 रुपीज कैसे? ये 30 यहाँ पे, फिर 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और ये 20 यहाँ पे. तो कितना? 100 रुपीज पूरा क्रेडिट हो चुका है. तो अब इसको आपने क्या करा? रिड्यूस कर दिया. तो इसलिए जब शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किससे? कॉल्ड अप कैपिटल से. क्योंकि जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कॉल्ड अप कैपिटल आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो तो उसी अमाउंट से आपकी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. और वैसे कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल कैपिटल में से वो अमाउंट जो कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर से मंगवा लिया है
वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल सब कुछ मंगवा लिया, यानी यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 100 रुपीज पर शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज पर शेयर। तो जब शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। तो कितने शेयर थे इसके, 1000 शेयर थे, और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, पूरे 100 रुपीज कंपनी ने मंगा लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 1000 इंटू 100। अब इसमें अलग अलग केस होते हैं, जैसे अभी अपन पहला केस पढ़ रहे हैं क्या, कि जब शेयर्स को इश्यू करेंगे काय पे, पार पे। तो जब शेयर्स को इश्यू करते हैं पार पे, तो उस कंडीशन में फोरफीचर की क्या एंट्री होती है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं केस। तो जब भी शेयर्स को फोरफिट हो गया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे, कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। और ये मैं दोबारा बता रहा हूं, थ्योरी के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि एट द टाइम ऑफ फोरफीचर विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। एंड बाय विच अमाउंट, by या फिर by which capital share capital account is debited at the time of forfeiture, by called up capital। अब क्रेडिट किसको करेंगे, जिन भी कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, जिन भी कॉल का अमाउंट शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा है, उन कॉल्स को अपन क्रेडिट करते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या है, अब कंपनी ने क्या करा, जब ड्यू करा था, जैसे यहां पे फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी, ये फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते समय क्या हुआ था, शेयर फर्स्ट कॉल में पूरे 10,000 से क्या करा था, डेबिट किया था। फिर जब सेकंड कॉल को ड्यू किया था तो उस समय भी यहाँ पे पूरे 10,000 से क्या किया था, डेबिट किया था। या फिर यूं बोलो कि यहाँ पे पूरे सारे शेयरहोल्डर्स को डेटर बनाया था 10,000 से, और यहाँ पे भी अपने शेयरहोल्डर्स को डेटर बनाया था 10,000 से। तो अब 10,000 में से इसके जो 1,000 शेयर हैं, कंपनी ने इनको कैंसिल कर दिया, यानी अब इनसे पैसा रिकवर नहीं होने वाला। तो ये भी हमारे डेटर बने हुए हैं। देखो यहाँ 10,000 इंटू 20 से डेबिट किया था, और क्रेडिट किससे किया था, 9,000 इंटू 20। तो ये 1,000 इंटू 20 अभी भी यहाँ डेबिट हो रखा है। सेम यहाँ पे जब सेकंड कॉल था तो 10,000 इंटू 20 से डेबिट किया था, और क्रेडिट किससे किया था सेकंड कॉल को, 9,000 इंटू 20, यानी 1,000 इंटू 20 अभी भी यहाँ डेबिट हो रखा है। मतलब ये भी हमारा डेटर बना हुआ है। लेकिन अब ये शेयर तो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो मतलब ये जो डेटर हमारे बने हुए ये अब डेटर ही नहीं रहा। तो इनको क्या करना है, खत्म करना है, इन अकाउंट को क्लोज करना है। तो फर्स्ट कॉल में क्या था, 10,000 इंटू 20 यहाँ डेबिट किया, फिर क्रेडिट कितना किया, 9,000 इंटू 20, तो 1,000 इंटू 20 अभी भी ये डेबिट हो रखा है। और अब ये पैसा कभी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि इनके शेयर्स को कंपनी ने क्या करा, फोरफिट कर लिया। और फोरफीचर में क्या करती है कंपनी, सामने वाले शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो अब ये पैसा अब आपको रिकवर नहीं होगा, तो अपन इसको करेंगे क्या, क्रेडिट। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1,000 इंटू 20, तो 10,000 इंटू 20 डेबिट किया था फर्स्ट कॉल में, तो 9,000 तो ये क्रेडिट हुआ, और 1,000 आपने क्रेडिट कर दिया, तो अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो गया। सिमिलरली क्या आएगा, टू शेयर सेकंड कॉल, कितना, यहां पे आपने 10,000 इंटू 20 डेबिट किया था, फिर रिसीव करते समय 9,000 इंटू 20 क्रेडिट किया, तो 1,000 अभी भी यहां डेबिट हो रखा है। तो अब इसको डेटर बना के रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिए हैं, तो मतलब ये पैसा रिकवर नहीं होगा। तो अब इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1,000 इंटू 20 क्रेडिट कर देंगे। तो जब शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो फोरफिट करते समय कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं, जिन कॉल का पैसा शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा उसको अपन क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं, रीजन समझ में आया, क्योंकि इनको अभी आपने डेटर बना रखा है, और अब कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया, मतलब अब ये पैसा कभी रिकवर नहीं होगा। तो उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और अगर आपने ऊपर कॉल से नीडेड अकाउंट ओपन करा है, जैसे अभी यहाँ पे ये था, ये कॉल से नीडेड डेबिट किया था, ये कॉल से नीडेड डेबिट किया था, तो ये शेयर फर्स्ट और सेकंड कॉल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना हो रखा है, ये 1,000 इंटू 20, तो ये डेबिट हो रखा है,
और 1000 इंटू 20 ये डेबिट हो रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 40। अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट क्या होगा, एक तो जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं कर रहा है, एक तो उनको क्रेडिट करेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर ऊपर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया है तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आप कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्या क्रेडिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, ये जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, इसमें कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है कि अब तक शेयर होल्डर ने जो भी कैपिटल अमाउंट पे करा है, जो भी कैपिटल अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, उस कैपिटल अमाउंट को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो शेयर होल्डर से जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट कैपिटल अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी इज फॉरफिटेड। कंपनी वो जो भी कैपिटल अमाउंट शेयर होल्डर ने पे करा है, पूरा उसका कैपिटल अमाउंट कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है और उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे यहां पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा है, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा, यानी ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे चुका, तो एप्लीकेशन के 30 और अलॉटमेंट के 30, तो 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज कंपनी इसके क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो टू शेयर फॉरफीचर 1000 इंटू 60। तो समझ में आ गया फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब क्या है कि जब शेयर होल्डर ड्यू डेट जाने के बाद भी अगर अपनी कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराता और कंपनी के बार बार नोटिस पे नोटिस देने के बावजूद भी अगर शेयर होल्डर अपनी कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा रहा, तो अल्टीमेटली लास्ट में कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। तो फॉरफीचर में दो काम होते हैं बेसिकली। एक तो कंपनी क्या करती है, सामने वाले शेयर होल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं, कंपनी उन शेयर्स को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। और दूसरा काम क्या करती है कि जो भी कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, उस कैपिटल अमाउंट को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो ये होता है फॉरफीचर में। और फॉरफीचर की जर्नल एंट्री क्या पास होती है, जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किससे डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जब शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, उस समय जितना भी अमाउंट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है, वो कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। ठीक है। फिर क्रेडिट किसको करते हैं, जिन कॉल का अमाउंट कंपनी ने पे नहीं करा उनको क्रेडिट करते हैं। और अगर ऊपर आपने कॉल से नीरेड अकाउंट ओपन करा है तो फिर नीचे क्या होगा, कॉल से नीरेड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर, और फॉरफीचर में क्या जाएगा, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, वो कैपिटल अमाउंट जो रिसीव है उसको कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, जो ये शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करें, ये जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करें, इन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी दोबारा री इश्यू कर देती है। इन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी क्या करती है, दोबारा री इश्यू कर देती है। तो जब शेयर दोबारा री इश्यू होते हैं तो वो पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अब उसको पढ़ने से पहले एक और चीज कि कंपनी ने ये जो फॉरफीचर में अमाउंट ट्रांसफर करा है, ये जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट ट्रांसफर करा है, ये फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, जो भी कैपिटल अमाउंट कंपनी, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर का फॉरफिट कर लेती है। अब ये जो अमाउंट यहां पे फॉरफिट हुआ है, इसको यूज किया जाता है, काय के लिए यूज किया जाता है, जब एक कंपनी अपने शेयर को री इश्यू करती है तो एट द टाइम ऑफ री इश्यू जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस फॉरफीचर के अमाउंट को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और शेयर को आपने री इश्यू कर दिया, शेयर्स को फॉरफिट करा, फॉरफिट करने के बाद आपने री इश्यू कर दिया, और री इश्यू करने के बाद भी अगर इस फॉरफीचर का अमाउंट अगर आपने यूज नहीं करा है तो इस फॉरफीचर के अमाउंट को अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो कंपनी ये जो फॉरफिट करती है अमाउंट, इसको यूज किया जाता है, काय के लिए यूज किया जाता है कि जब
कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद दोबारा री इश्यू करती है, तो री इश्यू करते समय अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस फॉरफीचर के अमाउंट को, मतलब कोई एक्सपेंस हुआ या कोई लॉस हो रहा है, शेयर्स को री इश्यू करते समय कोई क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं या कोई लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा कि अगर आप शेयर को री इश्यू करते हो डिस्काउंट पे, तो शेयर को आप री इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे, मतलब लॉस हो रहा है आपका, तो उस लॉस को और उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए अपन इस शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को यूज करते हैं। अब आपने शेयर को री इश्यू कर दिया, उसके बाद भी अगर यहाँ पे फॉरफीचर में अगर कोई बैलेंस रहता है तो अपन उस बैलेंस को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अमाउंट शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर होगा, जब री इश्यू करने के बाद, जब शेयर को आपने फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू करने के बाद भी अगर फॉरफीचर में कोई बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगर अभी आपने शेयर को री इश्यू नहीं करा है तो फिर ये फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो जिन फॉरफिटेड शेयर्स को आपने री इश्यू कर दिया, ठीक है ना, उन री इश्यूड शेयर्स का जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है फॉरफीचर में, वो अमाउंट क्या करेंगे अपन, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो शेयर को अगर अपन बाद में री इश्यू कर रहे हैं काय पे, री इश्यू कर रहे हैं काय पे, पार पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो शेयर आपने फॉरफिट करा इसको आपने री इश्यू करा काय पे, पार पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आपका फॉरफीचर का जो बैलेंस है, आपके फॉरफीचर का जो बैलेंस है उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होती है आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री को करने का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो हमारा अपन ने जो शेयर्स फॉरफिट करे हैं, मतलब शेयर फॉरफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में अकाउंट में जो अमाउंट आपने क्रेडिट करा है उसको अपन यूज करते हैं काय के लिए, शेयर को री इश्यू करने में। कि शेयर को री इश्यू करने में अगर कोई खर्चा हो रहा है या शेयर को री इश्यू करने पर आपको कोई लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के वो यूज होता है। और यूज करने के बाद भी अगर आपको कोई बैलेंस फॉरफीचर में बचा है तो वो बैलेंस क्या होगा, फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कंसेप्ट तो ये है, बाकी एक ये फॉर्मूला है, इसको आप नहीं आ रहा कंसेप्ट समझने में तो उस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए जिससे ये अमाउंट आपका निकल जाता है। एग्जाम में ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जनरली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से 1 मार्क्स की ये एंट्री होती है अकेली, ठीक है ना। कई बार ये 1.5 मार्क्स की भी हो जाती है। क्या है फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि जब आपने शेयर्स को फॉरफिट करा था तो उस समय फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया था सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कि आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स से आपने फॉरफिट करें उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कि जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरे में से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, कि शेयर को अगर आपने री इश्यू करा है पे डिस्काउंट पे तो ये आपका एक लॉस है, तो उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है री इश्यूड शेयर्स का, तो वो फॉरफीचर से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अभी अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयर को री इश्यू करा है कितने में, 100 पर शेयर में, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100, और आप उसको अभी री इश्यू भी कितने में कर रहे हो, 100 में, यानी यहाँ पे शेयर री इश्यू काय पे हो गया, पार पे, शेयर री इश्यू हो गया काय पे, पार पे। तो री इश्यू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। अब री इश्यू करते समय क्या फॉरफीचर का कोई अमाउंट यूज हुआ, कुछ भी यूज नहीं हुआ, यानी आपने ये जो फॉरफीचर में जो अमाउंट क्रेडिट किया था 1000 इंटू 60, ये कुछ भी अमाउंट यूज नहीं हुआ है,
पूरा का पूरा अनयूटिलाइज बैलेंस है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो शेयर्स अपन ने फोरफिट करे थे, फोरफिट करने के बाद अगर उन शेयर्स को आप दोबारा री इश्यू करते हो, तो री इश्यू करने के बाद भी अगर फोरफीचर में कोई बैलेंस रह जाता है, अनयूटिलाइज बैलेंस रह जाता है री इश्यूड शेयर का, तो हम उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी आपकी? एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 1000 टू 60 कितना हो गया? 60,000। 60,000 फॉर्मूला जो बताया था उससे देख लो, उससे भी सेम आएगा। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया? 1000 इंटू 60, 60,000 डिवाइड किससे करवाया था? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 1000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो गए? 1000 और माइनस क्या करना था इसमें से? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, 0। ये 1000 से 1000 कट गया, कितना हो गया? 60,000। तो समझ में आई क्या बात? तो जब शेयर को, अभी अपन ने आज क्या पढ़ा कि जब शेयर को इश्यू करेंगे पार पे तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, उसके बाद जब शेयर को री इश्यू करेंगे काय पे? पार पे, तो क्या एंट्री होगी। और इस लास्ट एंट्री का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? चलो कल करेंगे इसके आगे।